स्पेशल गेस्ट हु इज प्रेजेंट विद मी। आइए इनसे बात करते हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ हिज कोर। ओपन टॉक्स का जो मेन पर्पस है कि लोगों का जो कोर है, जो उनका इनहेरेंट क्वालिटी है, उसको सामने लाता हूँ। तो मेरे साथ अभी आदित्य स्टूडियो में प्रेजेंट है। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन टॉक में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले लेट मी जस्ट गिव यू द बैकग्राउंड कि क्या क्या चीज़ें हम लोग बात कर रहे होंगे इस पॉडकास्ट पे। एक तो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। आप इस पॉडकास्ट के चीफ गेस्ट हो जी। तो सोलली आप पे फोकस्ड होगा। हम लोग इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे होंगे। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, जो आपको कहना है अभी वुड बी डूइंग दैट। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इस इनविटेशन पे एक्सेप्ट किया, हमारे पॉडकास्ट पे आए। और जब हम लोग पहली बार मिले थे पॉडकास्ट कंपटीशन विच वाज हैपनिंग इन जीसस मैरी कॉलेज, राइट। तो वहाँ पे देखने के बाद ही पता चल जाता है कि हाँ, इस पर्सन को पॉडकास्ट पे बुलाया जा सकता है। तो मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहाँ से ही मैंने सोचा कि आपको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दीजिए, अपना इंट्रो दीजिए लोगों को। हाउ इज़ योर बैकग्राउंड इज लुक लाइक्स। जी, मेरा नाम आदित्य भट्टर है। ओके। और मेरा जन्म दिल्ली का ही है। दिल्ली में शाहदरा में जन्म हुआ था। वहाँ करीब 1.5 साल रहने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ विकासपुरी शिफ्ट हो गया था। और तब से अब तक विकासपुरी में ही रह रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 21 साल है और मैं शिवाजी कॉलेज में 3rd ईयर कर रहा हूँ BA प्रोग्राम में। और साथ में मुझे बहुत चीज़ों का शौक़ है, जैसे कि मैं कविताएं लिखता हूँ, सुनाता हूँ। तकरीबन 70 से ज़्यादा मंचों पर मैं जा चुका हूँ कविताओं के लिए, ओपन माइक्स के लिए, जिसमें से कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो कई जगहों पर मैं 1st, 2nd, 3rd जो टॉप प्लेसेस होती हैं उनमें से भी जीता हूँ। उसके अलावा भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि रचनात्मक लेखन, कविता लेखन, या एक यूनिक कंपटीशन हुआ था पॉडकास्ट प्रतियोगिता जिसमें हम दोनों मिले। तो मुझे नए कॉम्पिटिशन्स में जाना पसंद है। और इन कॉम्पिटिशन्स के चलते मैं दिल्ली से बाहर इस महीने देहरादून में IMS यूनिवर्सिटी ने कॉम्पिटिशन्स कराए थे, तो मैं उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू। उसके अलावा साहित्य आज तक मैंने 2023 दिल्ली में परफॉर्म करा था। उनका माइक के लाल के नाम से प्रोग्राम होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द? माइक के लाल। माइक के लाल, जी। ओके। दैट इज़ एन ओपन माइक। हाँ। तो वहाँ रजिस्टर करके हम परफॉर्म कर सकते हैं एज पार्टिसिपेंट्स। तो वहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस दी है अपनी, और जिनकी परफॉर्मेंस उनको अच्छी लगी, एक्सेप्शनल लगी, उनको गिफ्ट भी दिया गया। तो मैं उनमें से एक था, तो मुझे गिफ्ट मिला था। इस साल भी मैं साहित्य आज तक लखनऊ जो जनवरी में हुआ था वहाँ गया था, और साहित्य आज तक कोलकाता फरवरी में गया था। उसके अलावा अपनी कविताएं सुनाने के लिए मुझे आकाशवाणी में बुलाया गया है जुलाई में। DD उर्दू और अमर उजाला इसी महीने में गया हूँ। इंटरेस्टिंग यार, मई, रियली फैसिनेटिंग। जी, मई के दौरान मैं दिल्ली में अलग अलग जगह इलेक्शंस के टाइम पर भी मुझे कविता बुलाने के लिए मंचों पर बुलाया गया। आदित्य, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी। आप पोइट्री फील्ड से हो? जी। राइट। तो कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाता है कवि। हाँ, तो कब से आप पोइट्री कर रहे हो? लाइक कब से? आई एक्चुअली वांटेड टू नो कि पोइट्री के फील्ड में आपका इंक्लिनेशन कब से स्टार्ट हुआ? स्कूल डेज से ही या फिर कॉलेज में आने के बाद? क्या इसके पीछे का क्या? अगर DNA की बात करूँ तो मेरे दादाजी भी कविताएं लिखते थे, सुनाते थे। उससे पहले का मैं कह नहीं सकता। खून में ही है कविता। तो खून में तो है। मेरे पापा भी एक समय पर लिखते थे। और उसके बाद अब मैंने लिखना चालू करा है। मैंने 8th क्लास में पहली कविता लिखी थी, जो कि नदी पर थी। उसके बाद से सिलसिला जारी है, बरकरार है। मैं बीच में एक बात बता रहा था जो रह गई थी, वो ये कि मई में अलग अलग इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान भी मैंने कविताएं सुनाई। जिसमें से सबसे बड़ा मंच अगर मैं कहूँ, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो वहाँ पर आया उसके हिसाब से, तो नितिन गडकरी जी के आने से पहले भी मैंने अपनी कविता सुनाई थी। और वह विकासपुरी में एक जगह पर आयोजन हुआ था, तो वहाँ पर आए थे। उनके आने से पहले भी मैंने अपनी एक कविता सुनाई थी, बागडोर। क्या नाम था? कविता का शीर्षक है बागडोर। बागडोर, जी। ओके। अच्छा, ओके, लेट्स कंटिन्यू दैट पार्ट, दैट कन्वर्सेशन कि आपका इंक्लिनेशन कब से स्टार्ट हुआ पोइट्री के फील्ड में? तो मैं 8वीं क्लास 8th क्लास से मैंने लिखना चालू करा। और अगर मैं आज तक लिख पा रहा हूँ, उसका मैं सबसे बड़ा श्रेय, क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। मेरे शिक्षक, मेरे शुभचिंतक, मेरे दोस्त, जिनको मेरी कविता उस समय भी अच्छी लगती थी,
जो आज मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मुझे हंसी आएगी अर्ली डेज में। जी, मतलब अच्छी लगेगी मगर वो लगेगा कि बहुत बेसिक लिखा है, शायद हंसी आए उस पर। मगर उस समय अगर मुझे वो साहस नहीं मिला होता, मुझे वो प्रोत्साहन नहीं मिला होता कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, तो आज जो मैं कविताएं लिखता हूँ, जितनी गहरी बातें करता हूँ, शायद मैं इस मुकाम तक पहुँचता नहीं। जी, इसके बीच में ज़रूर रुकावटें आई थी। रुकावटें कुछ इस तरह की, कभी कभार आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं हो पाते लिखने के लिए। वो ऐसा हुआ कि जब मैं पहली बार हॉस्टल गया, मैं 9th क्लास तक विकासपुरी में ही, दिल्ली में ही पढ़ा। उसके बाद 10th में मैं अपने भाई के साथ हॉस्टल गया। मेरी स्कूलिंग 10th की GD बिरला मेमोरियल स्कूल रानीखेत उत्तराखंड से हुई। वहाँ जाना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि अचानक से सब कुछ बदल गया था। हालांकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय था कि मैं अपने भाई के साथ हॉस्टल जाऊं और रहूं, जबकि उसको भेजा जा रहा था और मैं अपनी मर्ज़ी से गया था। मगर वो वहाँ जल्दी सेटल हो गया, पर मैं नहीं हो पा रहा था। कुछ समय परेशान रहा था, कविताएं नहीं लिख पा रहा था। फिर भी लिखी, और वहाँ के खासकर टीचर्स और प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत सपोर्ट करा कविताओं में। मुझे वहाँ पर मंच भी मिला कविता बोलने के लिए, मुझे प्रमोट करा गया कविताओं के लिए। तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर 11th 12th मैंने एक और अलग स्कूल से करी, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी राजस्थान। यानी कि 10th तक आपने एक स्कूल से करा, फिर 11th में दूसरे स्कूल से करा? मैंने 9th तक एक स्कूल से करा। 10th में एक दो दिन के लिए गया था उस स्कूल। अच्छा। नर्सरी से लेकर 9th तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ, वो विकासपुरी में ही है। 10th क्लास मैंने GD बिरला मेमोरियल स्कूल रानीखेत से करी। 11th और 12th के टाइम कोविड आ चुका था, यानी 2020-21, पर मेरा एडमिशन हो गया था ऑनलाइन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी राजस्थान, जो कि टॉप 3 बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया में भी आता है। एंड उसमें मैं गया था, लेकिन 2 साल में लगभग मैं 2 महीने ही रहा, क्योंकि मेजरली कोविड की वजह से स्कूल्स बंद चल रहे थे। और जब गया भी तो मेरा फिर वहाँ रहने का इंटरेस्ट नहीं था। कोविड पे आपने कुछ कविता वगैरह लिखा है क्या कोविड के टाइम में? क्योंकि वो टाइम बहुत ही फ्री टाइम हुआ करता था। कोविड के टाइम वी आर द बैचमेट, तो आई कैन एक्चुअली रिलेट ऑल दोस थिंग्स। कोविड वाला टाइम जब हमारा बोर्ड चल रहा था, फिर कोविड खत्म हुआ जी, वो वाला। तो हम लोग कविता पे भी आएंगे। आपने जो कविता अगर आप प्रेजेंट करना चाहो तो उस पर भी बात करेंगे। किस टाइप की कविताएं आप लिखते हो? जैसे कविता में वैसे ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है इस फील्ड में, बट स्टिल जो भी है, अलग अलग रस होते हैं, वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है। तो किस टाइप की कविताएं आप लिखते हो? आपका पहला सवाल कोविड के टाइम लिखा है, तो जी हाँ, मैंने कोविड के टाइम भी कुछ ना कुछ लिखा है। और कोविड से रिलेटेड भी कविता लिखी है, वो इंग्लिश पोएम है। और वो मुझे देखनी पड़ेगी अगर आप कहेंगे सुनाने के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लाइक यू कैन डिसाइड एज वेल अगर आप चाहो तो। या फिर ऐसे वी कैन डू लाइक दिस वन कि पहले तो इस चीज़ का आंसर मुझे दो कि आप किस टाइप की कविता लिखते हो? ज़्यादातर आपका फील्ड क्या है कविता? तो मेरा ज़्यादातर जो फील्ड रहता है वो श्रृंगार से जुड़ा रहता है। श्रृंगार रस। और अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इस टाइम पे वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो जो जेनजी है, ऑल्दो वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ जेनजी, तो इस समय पे जो मेजर ऑडियंस है, जो पॉपुलर कल्चर है, वो कविताओं वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। कविताओं का अपना एक अलग ऑडियंस है। तो इसको आप कैसे देखते हो कि ऑडियंस आपका, हु इज़ योर ऑडियंस? लाइक मिक्स्ड ऑडियंस है, मिक्स्ड है। जेनजी में भी बहुत लोगों को कविताएं सुनना पसंद है, पढ़ना पसंद है। बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं। हो सकता है कि बाकी चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हो, मगर इसकी भी संख्या कम नहीं है, सुनने वाले बहुत हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी लिटरेरी फेस्ट में कदम रखेंगे, जैसे कि साहित्य आज तक या रेखता। और ये भी है कि हर एज ग्रुप के, ये इसकी खासियत कह सकते हैं कि जैसे आजकल का पॉपुलर म्यूज़िक है, तो वो मॉडर्न म्यूज़िक है, वो ज़्यादातर हमारी जनरेशन के पसंद करते हैं। मगर कविताएं जो हैं वो सदाबहार हैं, एवरग्रीन हैं, हमारे ज़माने के भी पसंद करते हैं, हमारे माता पिता के ज़माने के भी लोग पसंद करते हैं, और हमारे दादा दादी के ज़माने के भी लोग पसंद करते हैं। और कविता ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे से लेकर बूढ़े की ज़बान पर रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करी जाती है। अच्छा, पॉडकास्ट कंपटीशन जो हुआ था उसमें आपने क्या प्रेजेंट किया था? पॉडकास्ट जी, जैसे से मेरी कॉलेज में अपना पॉडकास्ट कंपटीशन हुआ था जी, आपने उसमें क्या प्रेजेंट किया था? पॉडकास्ट प्रतियोगिता हुई थी मेरी कॉलेज में। उसमें मैंने अपनी एक छोटी सी कहानी, चाणक्यपुरी उस कहानी का नाम है। अच्छा, रेलवे स्टेशन वाली? जी, ओके, वो मुझे याद है, रेलवे स्टेशन पे। उसको आई वुड लाइक कि आप यहाँ पे बताओ थोड़ा सा। वो कहानी मैंने प्रस्तुत करी थी। तो वो कहानी कुछ इस तरह थी कि कहानी ही सुना दूँ मैं?
से। श्योरली तो श्योरली। कहानी कुछ इस तरह है जी। वी हैव टाइम, वी कैन डिसाइड दैट स्टोरी। चाणक्यपुरी के एक सुनसान, मुझे जैसे जैसे याद आता रहेगा मैं कहता हूँ। चाणक्यपुरी के एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर हताश खड़ा मैं, अपनी चाय की चुस्कियाँ ख़त्म कर ही रहा था कि धीरे धीरे हवाएं चलने लगी और अपने साथ जो वहाँ पड़े पत्ते थे उनको मेरे पिछले वर्ष की वियोग की यादों की तरह उसको अपने साथ ले जाने लगी थी। और धीरे धीरे बारिश चालू होने लगी, शुरू होने लगी। बारिश को देखते देखते मुझे याद आया हर वो लम्हा कि जैसे जैसे पिछले साल जैसे जैसे बारिश बढ़ रही थी वो मुझे और ज़ोर से जकड़ रही थी। हाँ, हम दोनों पर पेड़ का तो साया था, पर जिस तरह वो मुझे जकड़ रही थी मानो मैं ही उसका पेड़, मैं ही उसका साया। बारिश की रफ्तार इतनी तेज़ होने लगी कि पहली बारिश और इतनी मूसलाधार, मैं हैरान था। और वो शेड पर टप टप तो कर ही रही थी, मगर तेज़ होने के कारण और टेढ़े गिरने के कारण मैं शेड के नीचे बैठा भी भीगना शुरू हो चुका था और चाय का रिक्त गिलास भी वापस भरना शुरू हो चुका था। मैं इसी तरह मौसम का मज़ा ले रहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी दाईं ओर से कोई आ रहा है। मैंने देखा तो ये देखा कि नीली साड़ी से अपना बदन लपेटे हुए एक कोई महिला मेरी ओर चलती हुई आ रही थी जी। उनकी आंखें तो जैसे मैंने उनकी काली माँ पर से गिरती बूंदों को सबसे कीमती जेवरात समझ लिया था। उनके काले घने घुंघराले बाल पर्दे की तरह उनके कंधों को छिपा रहे थे। वो आ रही थी तो जैसे कि बारिश और मेरी धड़कनों को बढ़ाती हुई आ रही थी। वो भी आई और शेल्टर के नीचे पनाह लेने के लिए बैठी तो मुझे ध्यान आया कि मुझे अपना ध्यान इधर उधर भटका लेना चाहिए। मैं आती जाती लौपत गामिनी को देख रहा था, भीगते हुए देख रहा था, और अपने मन की औपचारिकता को हराने के बाद अंत में मैंने बड़ी मुश्किल से धीमे स्वर से उनसे एक सवाल पूछ लिया कि मैडम, आपका नाम क्या है? जिसके जवाब में उन्होंने अपने घने साये से बालों को हटाते हुए, अपने लबों पर गिरती बूंदों को हटाते हुए कहा, मेघा। ऐसे ही बातचीत में आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे कि मुझे पिछले वर्ष का प्यार वापस लौटता मिल रहा था, पर जिसका अंदाज़ा लगाने का मुझे मौका नहीं मिला वो हुआ। उनकी लौपत गामिनी ट्रेन स्टेशन पर उनका इंतज़ार कर रही थी। वो उठी और चली गई ठीक उस तरह जिस तरह इस तेज़ धूप में बादल आते हैं, बारिश करते हैं और कुछ देर में चले जाते हैं। कहानी यही खत्म होती है। इट्स रियली ग्रेट। पता नहीं लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली आया होगा। कुछ लोग समझे होंगे, रिलेट किए होंगे। इंस्पिरेशन क्या है इस कहानी के पीछे? आपने कहानी किस बैकग्राउंड में जाकर के लिखा, कैसे लिखा? जी, दरअसल इंस्पिरेशन क्या है? ये कहानी उस समय की लिखी है जब मैं जून जुलाई में रामलाल आनंद कॉलेज से 1 मंथ स्किल डेवलपमेंट कोर्स इन रेडियो प्रोग्रामिंग एंड प्रोडक्शन का स्टूडेंट रहा था। और हम एक विज़िट के लिए रेडियो अड्डा गए हुए थे। तो उनके जो फाउंडर हैं आरजे दिलीप जी हैं, वो भी हमारे कॉलेज आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने लेक्चर लिया था। वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा कोर्स था एक्चुअली उन लोगों के लिए जो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारे स्पीकर्स बुलाए गए थे। तो आरजे दिलीप जी का ही रेडियो अड्डा है साउथ दिल्ली में, आई थिंक वो है रेडियो अड्डा जी। वहाँ पर गए तो हमें एक फ़न एक्टिविटी दी गई कि आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखने कुछ टाइम में। और उस समय जब मैं साउथ कैंपस रामलाल आनंद कॉलेज जाता था पढ़ने के लिए, तो अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर निकल जाता था चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन, जो कि वहाँ से पास पड़ता है लगभग 1.5 किलोमीटर। पे पूरा स्टोरी बेस्ड है चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन जी। ओके। शायद हमें टॉपिक दिया गया था कि हमें बारिश से संबंधित कुछ लिखना है। और चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन हम अक्सर जाते थे, चाय पीते थे। वहाँ बहुत सुकून है, वो एक अलग तरह का रेलवे स्टेशन है। वहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती है, ट्रेनें आती हैं गुजरती है, ना के बराबर आबादी दिखती है वहाँ पर। वहाँ पास ही में ढाबा था, चाय वाला था, तो हमने वहाँ पर चाय पी थी। तो बस उसी से मिलती जुलती कुछ कहानी मैंने। हु इज दिस मेघा इन योर स्टोरी? किसका नाम है ये मेघा? मेघा तो बस कल्पना है मेरी, कोई इस स्टोरी में कुछ संबंध नहीं है उसका क्योंकि देखा जाए तो ये एक सिंबल है कि
वो मेघ नाम मतलब मेघा मतलब बादल। ओके, उससे वो भी आप आई relate कर रहे हो। वो आई तो बारिश भी आ रही थी और मेरी धड़कनें बढ़ रही थी, बारिश बढ़ रही थी। उनके आते आते ही सारा मौसम चेंज हुआ, क्योंकि मैं उस समय झुलसती धूप में खड़ा था और बारिश की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना ही उन कन्या की, उन लेडी की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आएंगी। वो अचानक आई, बारिश भी अचानक आई, और आई तो उन्होंने नाम बताया मेघा। तो एक इत्तेफाक है कि उनका नाम भी मेघा है और बारिश भी आ रही है, जैसे कि वो ही अपने साथ उस मौसम को लाई। अमेजिंग यार, इट्स सो लाइक आपने इसमें दो चीज़ ऐड कर दिया, मेघा इज ऑल्सो रिलेटेड विद बादल, क्लाउड, एंड गर्ल का भी नाम आ रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, इज नॉट इट? तो ओके ग्रेट, ये तो आपने पॉडकास्ट में जो आपने प्रेजेंट किया था, और इसके कारण से आई थिंक यू गॉट द सेकंड प्राइज। आई गॉट द कंसोलेशन, प्रोत्साहन पुरस्कार मिला था मुझे। ओके ओके ओके, इट्स ओके, लाइक यू आर द पार्ट ऑफ द विनर। आप पार्ट थे ना, उतने सारे देवर आई गेस 20-25 ज़्यादा पार्ट, 20 से 25 टीम्स थी, उसमें से यू गॉट द कंसोलेशन। और मैंने सोलो सुनाया था। सोलो भी आपने सुनाया था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। और देखने के, मैंने पहले ही बताया कि देखने के बाद ही पता, इवन जजेस ऑल्सो यूज्ड टू से ना, कि जो जजेस थे वो कह रहे थे कि आपको भी पता है कि आप यू आर द पार्ट ऑफ द विनिंग टीम। आई वाज देयर Okay. इन दैट पॉडकास्ट कंपटीशन। आप अभी कुछ कह रहे थे कि दिस इज़ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, उसके बाद आप क्या बोल रहे थे? क्रिएटिव राइटिंग, ये क्रिएटिव राइटिंग का ब्यूटी है कि आप एक सबसे बहुत सारी चीज़ें कह देते हो, है ना? थोड़ा सा में सागर में गागर कर देते हो, गागर में सागर, सॉरी। अच्छा, ओके अब बात करते हैं आपके बेस्ट मेमोरीज़ की बात करते हैं। आपके बेस्ट मेमोरीज़ क्या हैं? बेस्ट मेमोरीज लाइफ की। हाँ, लाइफ की बेस्ट मेमोरीज, अभी तक का जो लाइफ रहा है इसमें बेस्ट मेमोरीज, मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में बात करो। अगर बेस्ट की बात करी जाए, ऐसा मुझे लगता है कि हर जगह की अपनी महत्वता होती है, यादें होती है। जब मैं किराए के घर में रहता था, 2010 से 11 की बात है, तब भी विकासपुरी में रहते थे, उससे पहले भी किराए के घर में रहते थे। बहुत शानदार यादें रही हैं वहाँ की। उसके बाद जब नए घर में आए तब भी बहुत शानदार यादें रहे। अब फिर नए घर में है, अपना घर है, उसमें भी यादें, उसमें यादें कम हैं। मुझे बचपन की यादें ज़्यादा याद आती है जब हम किराए के घर में रहते थे। जब घर छोटे होते हैं तब दिल बड़े होते हैं, घर बड़े हो जाते हैं, दिल छोटे हो जाते हैं। मैं हाल ही में जैकी श्रॉफ का भी कुछ सुन रहा था, वो बता रहे थे कि बचपन में वो अपनी माँ के साथ रहते थे, कोई भी खांसी होती थी, भाई को खांसी होती थी वो पूछ लेते थे, माँ को खांसी होती थी उनके बड़े भाई पूछ लेते थे। मगर अब जब वो अमीर हो चुके हैं, उन्होंने घर लिया, अपनी माँ को अलग कमरा दे दिया, तो उनके और उनकी माँ के बीच में दीवार आ गई, और एक रात उन्हें हार्ट अटैक आया, उन्हें पता नहीं चला। तो वो कह रहे थे अगर वो दीवार ना होती तो शायद मैं बचा सकता। वैसे भी मौत निश्चित है, पर फिर भी आप उस समय उनके साथ रह सकते हैं। और ये दीवार वाली बात मुझे लगता है कि हर उस शख्स के लिए अप्लाई होती है जो ऐसे अब बड़े घर में तो शिफ्ट हो गए हैं, मगर घर वालों से ही दूर हो गए हैं। और मैं जब से नए घर में रह रहा हूँ, मैं अपने 4 घर आगे वालों को भी ठीक से नहीं जानता हूँ। बगल गली में में कौन रह रहा है पता ही नहीं है, मेरे बगल में कौन रह रहा है, जी, ये सारी चीज़ें। गली में कौन कौन रहते हैं, गली में ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती, ना लोग ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, जो चीज़ पहले हो जाती थी। एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द ओपन टॉक्स। अब बात करते हैं ओपन टॉक्स पे। बातें होनी चाहिए समाज में। बिल्कुल होनी चाहिए, आइडियाज़ का एक्सचेंज होना चाहिए। आपके अंदर जो उसको बताओ लोगों को यार, कब तक वेट करोगे। और दूसरी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहे हैं, प्रोफेशनल के नाम पे कोल्ड हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। मैंने कॉलेज में देखा है कि लोग बोलते हैं ये उस डिपार्टमेंट से, मैं उससे बात क्यों करूं। किसी के साथ आप डांस पार्टनर रहे हैं और बाहर कहीं मिल रहे हैं, बोलते हैं हाँ मैं इसके साथ डांस करो, बट मैं बात नहीं कर रही, बात क्यों करूँ। या बात करने में झिझक, जिसको आप जानते हैं उससे हो सकता है कुछ व्यक्तिगत। आपके अकॉर्डिंग क्यों आ रहा है ये सब? ये इंडिया में बहुत देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसे जज, हाँ जी, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू टॉक। मैं ऐसे पर्टिकुलर केस में जज नहीं करूँगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी वो पार्टनर रहे हो तो अब बीच में अनबन हो जाती है, उस समय तो बात नहीं करते लोग। मगर अगर कोई ये पहले से ही सोचता है कि ये किसी और डिपार्टमेंट का है, मैं इससे क्या जाकर बात करूँ, क्यों जाकर बात करूँ, तो मुझे लगता है कि ये भेदभाव हमें छोड़ देना चाहिए। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। किसी से बात करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, खासकर हमें ये बैरियर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है कि इससे लिमिटेड बात करनी है, इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। जैसा आपका दिल कहे वैसा करिए। अगर आपको बात नहीं भी करनी, मत करिए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी बात करें, मगर आप सोसाइटी के किसी की वजह से कहने से
कोई भेदभाव पैदा करे अपने अंदर तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब एक इसके पीछे एक ये भी रीज़न है ना जो मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा रेडिकल लगे, लोगों के अंदर थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि मैं पहले क्यों जाऊँ बात करने, उसको आना चाहिए। जी, अगर ये भी लोग है। अपने ईगो को बिल्कुल है। साइड रख दें तो बिल्कुल है। कम्युनिकेशन इतना बिल्कुल। आसान हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है। अक्सर कॉल्स पर भी लोग बोलते हैं कि अरे उसका कॉल आया ही नहीं तो हाँ। मैं यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया। Right. आप भी कॉल करके पूछ सकते हो अगर ठीक लगे Exactly, और उनको exactly. कोई दिक्कत ना हो। और वैसे भी यार परेशानी ह्यूमन लाइफ इज सो टैंजिबल, इतना छोटा है तो कनेक्शंस बनाने चाहिए, आप हार्ट्स को शेयर करो। ये बात communicate तो करो। बिल्कुल डिनाई नहीं करी जा सकती कि जितने कनेक्शंस हैं आपको पता नहीं कब कौन क्या काम आ जाए, Right. कहाँ काम आ जाए। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके लाइफ में, वो आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अमेजिंग। एग्जैक्टली। ओके सो आदित्य, आपने मेमोरीज का पूछा था, एक जिक्र करना मैं भूल गया। कॉलेज के समय में मैं नॉर्थ कैंपस नहीं भूल सकता हूँ। मेरी बहुत यादें हैं, मुझे नॉर्थ कैंपस वैसे भी पसंद है और कुछ अपनी भी व्यक्तिगत यादें होती हैं वो भी हैं। खासकर मैं चाय आमतौर पे नहीं पीता, मगर नॉर्थ कैंपस जाऊँ तो वहाँ सुदामा की चाय और अब दैट इज वेरी फेमस, ऑल्सो मैं वहाँ गया नहीं अभी तक, अच्छा। लेकिन प्लानिंग टू डू और समडे। अब एक नई लिस्ट में एक नया नाम और जुड़ गया है, वो है नागौरी टी। वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से निकलती है, उसकी भी चाय बहुत अच्छी है। नागौरी टी। जी नॉर्थ। ओके, आप फ्री में उनको प्रमोट कर रहे हो हमारे शो पे। हाँ? आप फ्री में हमारे उनको प्रमोट कर रहे हो हमारे शो पे। जो अच्छी चीज़ है वो ठीक है, आप कटिंग कर दीजिएगा। मुझे दिक्कत नहीं है, जो अच्छी चीज़ है मैंने बता दी। क्या इस चीज़ का ध्यान रखना है? नहीं, नाम नहीं बोल रहे। अरे फ्रीली यू कैन टॉक, नो वरीज अबाउट दैट। और नॉर्थ कैंपस में बोंटा पार्क, खासकर जब बारिश हो रखी हो वहाँ जाने का मज़ा ही कुछ और है। बोंटा पार्क, खूनी झील है वहाँ पर, वहाँ जा सकते हैं। हडसन लेन, कोरोनेशन पार्क है। नॉर्थ कैंपस में बहुत सारी जगह हैं। मतलब मुझे वो मेन रोड जो है छात्रा मार्ग, जो विश्वविद्यालय से निकल कर साइड में जाकर थोड़ा स्टार्ट होता है और सीधा हंसराज तक कनेक्ट करता है, वो पूरा ही रास्ता बहुत पसंद है। बोंटा पार्क में बोंटा मंदिर भी है हनुमान जी का, जहाँ मुझे जाकर अच्छा लगता है। फ्रेंड्स हैं आपके? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? वो क्लोज फ्रेंड है, सारे फ्रेंड की बात करें। उसके लिए मुझे दोस्त की डेफिनेशन समझनी ज़रूरी है। बताइए और रीज़न क्या है आपके अकॉर्डिंग? मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं। एक होता है ना कोर, पार्ट ऑफ कोर, आपका बहुत टू क्लोज फ्रेंड। जी मेरे कोई आपके माइंड में कोई नाम आ रहा होगा, भी चेहरा आ रहा होगा, कौन है वो? जी है। टॉक अबाउट दैट पर्सन। मेरे क्लोज फ्रेंड्स में एक है जो मेरे से 15 साल, लगभग 15 साल से हम दोनों दोस्त हैं। बताइए जो लास्ट, हाँ जी बताइए सो उनके बारे में बताइए। जो लास्ट मुझे जो याद है वो है कि यूकेजी में हम मिले थे। उससे पहले भी मिले होंगे तो मुझे अभी याद नहीं, पर यूकेजी में मिले, यानी फर्स्ट से जो पिछली क्लास होती है, यूकेजी से लेकर 9th क्लास तक हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। और 9th के बाद भी हमारा कनेक्शन नहीं टूटा है, हम आज भी कनेक्टेड हैं, हम मिलते हैं। अभी हाल ही में मेरा जन्मदिन था तो वो मेरे जन्मदिन पर भी आया। उसका नाम गगन है और अब हमारे भले ही रास्ते अलग हो गए, वो अलग कॉलेज में पढ़ता है, अलग कोर्स कर रहे हैं, मगर वो बॉन्ड अभी भी है। घर है उसका विकासपुरी में नहीं है, कहीं और रहता है, मगर दिल करीब है, मिलते रहते हैं। बॉन्ड भी फ़र्क पड़ता रहता है, मगर दोस्ती हमने अभी भी बरकरार रखी है। मुझे लगता है कि उसके सही बुरे में मैं काम आता हूँ, मैं रहता हूँ, और मेरे काम आना गलत लगेगा दोस्ती में, उसके सही बुरे में मैं उसके साथ रहता हूँ, मेरे सही बुरे में वो मेरे साथ रहता है। तो पहला दोस्त गगन है। दूसरा, मुझे मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त मिले, कृष्णा और स्पर्श। इनको मिले लगभग 1 साल हुआ है। स्पर्श विकासपुरी में ही रहता है, कृष्ण जो है अलग रहता है, मगर इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ हो गया, बहुत अच्छा रब्त है मेरा। ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कई लोगों को, कई स्कूल फ्रेंड्स हैं जो स्कूल में इतने साल साथ पढ़े और आज उनसे बात करने जाओ, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू उनसे मैं मिला, उनको मतलब नहीं है उतना कि ठीक है, ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत दे दिया। मैं मिलने के लिए ईगर हूँ, इच्छुक हूँ, पर वो नहीं मिलना चाहते हैं जी। या ऐसा प्रॉब्लम इवन आई हैव आल्सो फेस्ड। ऐसा होता है कि आपको लगता है कि क्लासमेट स्कूल डेज के फ्रेंड है तो वो बॉन्ड होगा, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के बाद वो बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक हो गया होता है, फिर कम हो गया होता है उसका इंटेंसिटी। सो दैट इज़ वेरी रिलेटेबल। तो क्वांटिटी देखी जाए तो अब उनके साथ उतनी बातचीत नहीं होती, या फिर कॉलेज में भी देखें तो फर्स्ट डे से जिसको मिला हूँ या फर्स्ट ईयर्स में जिसको मिला हूँ, उनसे उतनी नहीं होती होगी जितना 1 साल में कृष्णा स्पर्श से होती है। कृष्णा और स्पर्श मतलब वो भी कवि वाले फील्ड से हैं क्या, क्रिएटिव राइटिंग के फील्ड से हैं, किस टाइप? नहीं, वो
कृष्ण कविताएं लिखता है और वो क्रिएटिव है। स्पर्श भी क्रिएटिव कह सकते हैं, बट उसका फील्ड अलग है, वो कविताओं वगैरह में शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बट हाँ, मैं उसको मॉडलिंग के लिए अक्सर कहता हूँ, उसके पास अच्छे फीचर्स है, वो मॉडलिंग के लिए कर सकता है। और उसके अलावा वो जिम में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, जिम जाता है। एंड क्रिएटिव मुझे अभी ऐसा उसका कुछ याद नहीं आ रहा, बट हम लोग जब साथ में मिलते हैं तो जो हंसी मजाक चलता है वो भी एक अपने आप में कलात्मकता है, क्रिएटिविटी है। लोगों को हंसाना उसको अच्छे से आता है, और हम लोग आपस में साथ में जो समय व्यतीत करते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है हम किस बैकग्राउंड से क्या है, बस हम उस समय दोस्त हैं। दैट्स वेरी ट्रू यार, कि आप दोस्त के साथ होते हो तो पता नहीं चलता टाइम कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और ये दोनों दोस्त मुझे शिवाजी कॉलेज ने दिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं शिवाजी कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 50 कॉलेजेस जा चुका हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कॉम्पिटिशन्स के लिए जाता हूँ। नॉट इवन इन दिल्ली, बट बताया देहरादून भी गया था। तो इतने कॉलेजेस जाने के बाद मुझे लगता है कि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। ओके, सो आइए आपकी कविताओं पे बात करते हैं थोड़ा। आप जैसा बता रहे हो कि आप श्रृंगार रस पे लिखते हो, तो अगर कुछ है तो प्लीज़ सुनाइए। हाँ, मैं सुनाता हूँ कुछ पंक्तियाँ। एक हाल ही में गज़ल लिखी थी, उसके शेर हैं। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फोन, अगर आप फ़ोन में हो तो आप। नहीं, मुझे वो तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दैट। पानी पे है तब के ओके, इसलिए पहले पानी पी लिया। बादल हो जाते हैं। पानी तब के बादल हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। पानी तब के बादल हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। जिंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, जिंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, जो नहीं दौड़ते वो घायल हो जाते हैं। क्या बात है, जो नहीं दौड़ते वो घायल हो जाते हैं। अनोखी दौड़ है, वरना दौड़ने पर लोग घायल होते हैं। तो ये गज़ल है कि ज़िंदगी एक दौड़ का सिलसिला है दोस्त, जो नहीं दौड़ते वो घायल हो जाते हैं। और आपने पौधे को देखा होगा कि कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, फूल खिलते हैं बेदखल हो जाते हैं। फूल खिलते हैं बेदखल हो जाते हैं। कांटे साथ निभाते हैं उम्र भर का यहाँ, फूल खिलते हैं बेदखल हो जाते हैं। अगले मिसरे में एक लफ्ज़ है तिफ्ल यानी छोटा बच्चा। इनके नीचे दबी है तिफ्ल की किलकारियाँ, इनके नीचे दबी है तिफ्ल की किलकारियाँ, सूने आंगन के पत्ते दलदल हो जाते हैं। इनके नीचे दबी है तिफ्ल की किलकारियाँ, सूने आंगन के पत्ते दलदल हो जाते हैं। और शेर, अजीज़ शेर मुझे पसंद है कि मैं कैसे वफ़ा निभाऊं किसी एक से यहाँ। इसका सारे लोग वेट कर रहे थे। ओके। मैं कैसे वफ़ा निभाऊं किसी एक से यहाँ, मैं कैसे वफ़ा निभाऊं किसी एक से यहाँ, जो आज मिलते हैं वो ओझल हो जाते हैं। मैं कैसे वफ़ा निभाऊं किसी एक से यहाँ, जो आज मिलते हैं वो ओझल हो जाते हैं। इसकी एहतराम में एहतियात बरतना ज़रा, इसकी एहतराम में एहतियात बरतना ज़रा, छल करने वालों के संग छल हो जाते हैं। क्या बात है। इसकी एहतराम में अमेजिंग एहतियात बरतना ज़रा, छल करने वालों के संग छल हो जाते हैं। कुदरती करिश्मा है नस्ल खास का यहाँ, कुदरती करिश्मा है नस्ल खास का यहाँ, दगाबाज बातों से कोयल हो जाते हैं।
कुदरती करिश्मा है नस्ले खास का यहाँ, दगाबाज बातों से कोयल हो जाते हैं, पानी तप तप के बादल हो जाते हैं, ज्यादा सोचने वाले पागल हो जाते हैं। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। अमेजिंग अमेजिंग। इसी के साथ मैं एक चीज़ जी बोली। आई टोटली लव इट। अभी मैं इसको अपने पॉडकास्ट को 2-3 बार देखता हूँ, तो इसको मैं इस वाले पार्ट को मैं पता नहीं कितने बार देखने वाला हूँ। अच्छा, शुक्रिया। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे दरअसल अपने बारे में ही कम याद रहता है, मैं भूल जाता हूँ। क्रिएटिव लोग थोड़ा सा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। अच्छा। उनका पूरा प्रोसेस रहता है क्रिएटिव राइटिंग में, तो याद रखना इज नॉट द पार्ट ऑफ देयर लाइक पर्सनालिटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, उनको भी मेमोरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम, शायद उनको अपना एड्रेस भी याद नहीं रहता। एग्जैक्टली वही। तो ये चीज़ है, दैट इज अ साइन ऑफ क्रिएटिव पीपल। हाँ बताइए आप कुछ कह रहे जी, मैं ये बता रहा था कि मैं इंग्लिश हिंदी तो जानता ही हूँ स्कूल से, मगर पिछले साल मैं बुक फेयर प्रगति मैदान गया था। वहाँ पर उर्दू एकेडमी जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर आती है, उनका एक स्टॉल लगा था। वहाँ से मुझे पता चला कि 1 ईयर फ्री सर्टिफिकेट कोर्स है उर्दू में। मैंने एनरोल करा, तब से मुझे नई भाषाएं सीखने का भी शौक़ है। मुझे लगा उस समय कि हाँ, एक नई भाषा सीख लूँगा, अच्छा है, और पोइट्री भी करता हूँ, शायरी भी करता हूँ। वहाँ से उर्दू सीखी। शायर हो जाए, शायरी हो जाए, सुनाऊँ? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मेरी वफाई मुझसे मेरी बैर कराती है, मेरी वफाई मुझसे मेरी बैर कराती है, दिन की तन्हाई रात को दुनिया की सैर कराती है। अब रात की बात हो गई तो कुछ और शेर सुनिए कि मतला है कि, अच्छा, मतला होता है गज़ल का पहला शेर, तो मतले पर भी मैंने एक शेर लिखा है कि एक ही मतला है हर गज़ल में मेरी, एक ही मतला है हर गज़ल में मेरी, मुझे इश्क करने की सज़ा मिली, मुझे इश्क करने की सज़ा मिली। क्या बात है। तो मतलब पेश है कि खाली होते गिलास को क्या पता, खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता, खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता, मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, ये मेरे मिजाज को क्या पता, मैं कैसे रुखसत हुआ वस्ल से, ये मेरे मिजाज को क्या पता, रूह का इत्मीनान क्या है, रूह का इत्मीनान क्या है, बदन की प्यास को क्या पता, रूह का इत्मीनान क्या है, बदन की प्यास को क्या पता, वजूद तोड़ रहा है जंजीरें, बढ़ते इस एहसास को क्या पता, क्यों लोग खुदा को मानते हैं, क्यों लोग खुदा को मानते हैं, दिल की हर आस को क्या पता। और शेर बतौर खास कि वो कितना खास है लेकिन, वो कितना खास है लेकिन, मेरे उस खास को क्या पता, वो कितना खास है लेकिन, मेरे उस खास को क्या पता, दिल में छिपा है क्या कुछ भीतर, अधूरे इतिहास को क्या पता, मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद, मुफारकत यानी हिज्र, बिछड़ना, मैं सेपरेशन, ओके, मैं कैसे जिंदा हूँ मुफारकत के बाद, मेरी चलती सांस को क्या पता, खाली होते गिलास को क्या पता, मेरे धुंधले लिबास को क्या पता। शुक्रिया। मैं एक बात बताना भूल गया था कि मैं उर्दू अकेडमी से फिर मैंने कोर्स के लिए एनरोल करा, इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हुआ। उसका मेन यही था कि आपको उर्दू नहीं आनी चाहिए, तो मुझको नहीं आती थी, तो फिर मैंने सीखनी चालू करी। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, 4 महीने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरे साथ वाले सब लोग समझ रहे हैं, लिख पढ़ पा रहे हैं, मगर होता है ना कि ऐसा। मैं रनिंग भी करता था एक्चुअली 9th क्लास में, मैं अकेले जाता था पार्क में, रनिंग करता था, मैं बहुत कोशिश करता था, एक राउंड भी पूरा नहीं हो पाता था उस पार्क का, लगभग वो 900 मीटर का था। मगर कई दिन के प्रयास के बाद अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लगातार 3 राउंड मार दिए। हम एक्चुअली छोटा सोचते हैं, मगर जो ऊपर वाला है वो हमारे लिए कुछ बड़ा सोच कर रखता है। ऐसे ही 4 महीने में मैं पक चुका था, मुझे कुछ नहीं समझ आता था उर्दू में।
4 महीने के बाद अचानक से फ़र्क आने लग गया, मुझे लिखना आने लग गया, मुझे पढ़ना आने लग गया उर्दू में, और मैं सीखने लग गया था। फिर उसके बाद उर्दू का कोर्स ख़त्म हुआ, मैंने फ़ारसी सीखनी शुरू कर दी। उर्दू के शायद लगभग एग्ज़ाम्स ख़त्म ही हो रहे थे, तो मैंने फ़ारसी उतने में सीखनी स्टार्ट कर दी। पहले आपने उर्दू फिनिश किया, फिर फ़ारसी भी आपने सीखा? जी, और फ़ारसी भी अब ख़त्म होने वाली है, मतलब लेवल 1 उसका ख़त्म होने वाला है। 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है वो, और ईरान कल्चर हाउस से सीख रहा हूँ फ़ारसी। तो फ़ारसी सीखनी शुरू करी है। अब मेरा मन है इटालियन के लिए, तो देखता हूँ, रामजस कॉलेज शायद प्रोवाइड कराता है इटालियन का। अगर ऑप्शन हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं वो इटालियन सीखूँ, और साथ में मैं ट्रांसलेशन कोर्स के लिए भी मैंने अभी एनरोल करा है, ऑनलाइन ट्रांसलेशन कोर्स जो शायद किरोड़ीमल कॉलेज करा रहे हैं। आप इतने डीप बातें कर रहे हो, मुझे बहुत टाइम लगेगा इस सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। इतने दिनों से आपने इस सबको लिखा है, इतनी डीप बातें, एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, कि यहाँ पे डीप फिलोसफिकल स्पिरिचुअल बातें हो, थोड़ा और लाइफ को थोड़ा स्लो मोड पे लेकर के चलेंगे। तो कोई भी राइटर लिखता है तो उसके पीछे बहुत सारे हर राइटिंग के पीछे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होता है। कौन है आपके पीछे वो इंस्पिरेशन? हु इज़ दैट? बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट पार्ट विच इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप एंड लव। तो प्यार हुआ है कभी? प्यार रोज़ होता है। ओके। प्यार मेरे अंदर है। ओके। कोई मुझे देने नहीं आ सकता कि अब से प्यार होने लग गया। मुझे रोज़ प्यार होता है। तो भले ही वह घर के लोग हों, मेरे अजीज़ दोस्त हों, या फिर कोई प्रेमिका हो, लव इंटरेस्ट हो, प्यार होता है। रहता कितना है, कब रहता है, प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। और प्यार, मुझे लगता है कि प्यार जो है कोई आपसे छीन नहीं सकता। जितना आप प्यार करते हो, जो आपकी इंटेंसिटी है, सबकी अलग हो सकती है, सबकी डिफरेंट हो सकती है, जिस तरह क्रिएटिविटी अलग होती है। तो मुझे लगता है कि प्यार तो अपने अंदर है, और वो रोज़ है। भले ही अब आपकी लाइफ से कोई चला गया है, तब भी आप उससे प्यार कर रहे हैं, या आपको अभी कोई दिख रहा है इस सेकंड, तो वो 1 सेकंड भी किसी का दिखना, वो भी प्यार हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें बात करते हुए कितने दिन हुए हैं, अभी क्या ये कोई प्यार होता है? मुझे लगता है प्यार की कोई सीमित डेफिनेशन नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। प्यार कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। और प्यार इज समथिंग ना जिसके बारे में बात नहीं किया जा सकता, दैट कैन बी ओनली फेल्ट। एंड ऑल्सो जितना ज़्यादा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितना ज़्यादा बांटोगे जी, उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, है ना? मैं खुद शायरी की दुनिया से आता हूँ। लोग मुझसे भड़क सकते हैं, मगर मुझे ये चीज़ पता है कि हम दुनिया के जितने शब्द हैं उनको मिला लें, और नए शब्दों का ईजाद कर लें, जितनी शायरियाँ लिख लें, प्यार सिंप्लीफाई नहीं होगा, प्यार मुश्किल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। प्यार वो चीज़ है जो महसूस हो सकती है, और शायद जो महसूस करवाई जा सकती है, मगर शब्दों के ज़रिए शब्द जितने बीच में लाओगे, मुझे लगता है वो सरल करने की जगह मुश्किल करेंगे। मुझे लगता है जानवर, कई बार लगता है इंसानों से बेहतर जानवर हैं, उनके पास ज़बान नहीं है, मगर वो हम लड़ते भी हैं और वो प्यार भी करते हैं। वो बिना बात करे उस चीज़ों को समझते हैं। अगर लड़ाई है तो लड़ाई भी होती है उनके बीच में, मगर हम इंसानों के पास उनसे ज़्यादा शायद सेंसिटिविटी है, उनसे ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। हम अपनी बात शब्दों के ज़रिए और प्रिसाइजली मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो अगर शब्द नहीं होंगे तो मैं आपको गुस्से से देख सकता हूँ, या प्यार से देख सकता हूँ, या हंसकर देख सकता हूँ। मगर शब्द हैं तो मैं बता सकता हूँ कि मैं हंस रहा हूँ तो आपकी इस बात पर हंस रहा हूँ, और मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। गुस्से से देख रहा हूँ तो जता सकता हूँ कि इस चीज़ से नाराज़गी है। ये सब चीज़ें होने, और प्यार से देख रहा हूँ, मान लो किसी लड़की को भी प्यार से देख रहा हूँ तो ये साफ कर सकता हूँ कि हाँ मैं प्रेमिका की तरह देख रहा हूँ, खुश होकर देख रहा हूँ, प्यार से नहीं, खुश होकर देख रहा हूँ तो प्रेमिका की तरह देख रहा हूँ या दोस्त की तरह देख रहा हूँ, ये चीज़ जता सकता हूँ। मगर जानवरों में ये सब नहीं है, फिर भी उनके बीच में इकोसिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंसानों में होते हुए भी लड़ाइयाँ होती हैं, होते हुए भी रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ आते हैं, दोस्ती में इश्यूज़ आते हैं, जो चीज़ देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि इन सब शब्दों का क्या करें। I can actually relate that thing whatever you are trying to say. बहुत रियल बातें हैं और बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, मगर exactly. क्या फ़ायदा है। हम सुन भी सकते हैं, शब्दों को समझ सकते हैं, मगर फिर भी इंसानों को कौन समझ सकता है? इंसान को नहीं समझता है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं किसी कवि या कवियत्री की।
ओके, सो अब आते हैं अपने एंड वाले सेगमेंट पे। मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, मेंस मेंटल हेल्थ की बात करते हैं जी। इसकी बात बहुत कम होती है। जी क्या सोचते हो आप मेंस मेंटल हेल्थ पे अभी? जी मेंस मेंटल हेल्थ पे बात करें। ठीक है, तो मेंस मेंटल हेल्थ, घर में होते हैं सबसे बड़े दादा, रेयरली उनसे भी बड़े मिल सकते हैं, मगर मेनली देखें तो दादाजी, दादी, वो लोग कभी नहीं बताएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। बताने की कोशिश करें तो घर वाले शायद सुनना नहीं चाहते हैं। एक नई लड़की की शादी होकर आती है, मैं समझता हूँ उसके लिए सब नई चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें नहीं हैं, मगर ये बहुत पुरानी परंपरा है कि शादी होकर लड़की आती है। मगर मैं हर लड़की को नहीं बोलूँगा, मगर मुझे ये देखकर दुख होता है कि, और ये मैं नहीं कह रहा कि किसी और के घर की बात है, मतलब मुझे दुख होता है देखकर कि अगर कोई लड़की शादी होकर आती है, उसके बाद वो नहीं चाहती कि जो उसका हस्बैंड है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, वो डिस्प्यूट डलवाना चाहती है। मैंने अक्सर ऐसे एग्जांपल्स कई बार देखे हैं, वो डिस्प्यूट डलवाना चाहती है, वो बदतमीज़ी पर भी उतर आती है, वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। अब वो बूढ़े माँ बाप, मेंस मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा अलग आ गया हूँ, पर वो बूढ़े माँ बाप ठीक से बता भी नहीं सकते अपने बेटे को कि ऐसा हो रहा है, या बेटा, कई बार बहू छोड़िए बेटा भी अपने माँ बाप को वो इज्जत नहीं देता जो उनको देनी चाहिए, और वो किसको जाकर बोलें, पड़ोसी को नहीं बताएंगे कि मेरा बेटा खराब है, अपने दिल में कोड़ लेंगे। कई बार देखा है घर का एक कोना दे दिया जाता है जहाँ पंखा ठीक से नहीं चलता है, जहाँ वेंटिलेशन ठीक से नहीं है, और वहाँ माँ बाप पड़े रहते हैं पुराने कपड़ों में। बुढ़ापे में दरअसल बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली कंट्रोल में काम नहीं करते हैं, तो बुढ़ापे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर रहता है, कपड़े सड़ जाते हैं, तो उस चीज़ पर इतनी घिन होती है बच्चों को। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब बच्चे थे तब आप लोगों का ध्यान किसने रखा? एक माँ और एक बाप मिलकर 4, 5, 6, 10 बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, लेकिन मगर 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा नहीं देते हैं। इसी की वजह से आज वृद्धाश्रम चलते हैं, और मैं नहीं चाहता समाज में वृद्धाश्रम हो, मगर मजबूरन है। और मेरे पिताजी एक वृद्धाश्रम के, मतलब उनके 5 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक वृद्धाश्रम की स्थापना करी, और वो चलाते भी हैं, हर महीने उसमें योगदान रहता है, और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि बाकी लोग जो संवेदनशील हैं, जो इस चीज़ में जुड़ना चाहें, वो इससे जुड़ सकते हैं। आसरा वृद्धाश्रम है जाफरपुर विलेज, नजफगढ़, राव तुलाराम हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर वो जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर हम उन बुज़ुर्गों को सहारा देते हैं जो हमें सड़क पर मिलते हैं, बद हालत में मिलते हैं, या उनके बेटा बेटी बहू जो हैं वो उनसे डिस्प्यूट कर लेते हैं, मगर हमारी ये कोशिश रहती है जो आता है ज़्यादातर परिवार से बात करके उनके बीच के डिस्प्यूट सॉल्व कराएं, डिज़ोल्व कराएं, और उनको वापस खुशहाल, मतलब स्थापित करता है वहाँ वापस। क्योंकि वृद्धाश्रम में रहकर वो भले बोले कि हाँ ठीक है खुश है, मगर ज़्यादा खुश तब होंगे जब उनके बेटा बेटी बहू के साथ, अपने पोता पोती के साथ रहें, क्योंकि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, उनकी भावनाएं एक जैसी होती है। वो बच्चे जैसे कि किसी चीज़ के लिए मचलते हैं, रोने लग जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं, बूढ़े भी उसी तरह होते हैं। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि बूढ़े हैं तो इनमें समझदारी होनी चाहिए। जो चिल्ड्रन होते हैं और ओल्ड एज वाले होते हैं, तो दोनों का बिहेवियर सेम हो जाता है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में। शरीर ढलता है, दिमाग भी कभी कभी ढलता है, तो वो चीज़ समझनी चाहिए। और ये आश्रम वृद्धाश्रम है, इसमें मेरे पापा जुड़े हैं, उसके अलावा भी और समाज सेवा करते हैं। मेरे पापा का व्यवसाय है, कुबेर कंसल्टेंट्स के नाम से कलेक्शन रिकवरी एजेंसी है, जिसके दिल्ली में 4-5 ऑफिसेज हैं और ऑल ओवर इंडिया 24 ऑफिसेज हैं। साथ में मेरे पापा प्राइवेट डिटेक्टिव भी हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। दिल्ली पुलिस से मेरे फादर को सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे उनकी वेबसाइट है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए कोबे डिटेक्टिव सर्विसेज पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा लॉ फर्म अभी रिसेंटली चालू करी है। इन चीज़ों को हटाकर मेरे पापा समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि धार्मिक पुस्तकें हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर से, एक समय आया था जब गीता प्रेस गोरखपुर बंद होने की कगार पर थी,
क्योंकि और पब्लिशर्स भी आ गए हैं और दूसरा लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है, तो मेरे पापा ने हर महीने का कुछ बजट बना रखा है। पापा वहाँ से कुछ पुस्तकें खरीदते हैं और अपने ऑफिस में जो पहली बार आते हैं खासकर उनको पुस्तकें देते हैं, और कोई आकर लेना चाहे जैसे बाद में भी आ रहे हैं और अब उनको लगता है कि हाँ उन्हें ये पढ़नी है, जैसे गणेश अंक है और भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं। आप पढ़ते हो श्रीमद् भागवत गीता? नहीं, क्योंकि मैं अभी मैं नहीं पढ़ता। पढ़ना चाहिए मुझे मालूम है, मगर जी पढ़ना चाहिए, मतलब जब जब पॉसिबल हो पाए पढ़ना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड इवन आई डू दैट। ओके, आप मेरे सामने भगवत गीता देख सकते हो, तो वीक में मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम 4-5 दिन पढ़ लूँ। पहले मैं डेली पढ़ा करता था, अब थोड़ा बिजनेस ज़्यादा बढ़ गया है, व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके कारण टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है। मैं दरअसल एक सच्चाई बताऊँ तो मेरा किताबें पढ़ने में उतना कंसंट्रेशन नहीं लगता, और ख़ासकर पिछले 1 साल से मेरा मन और ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो मैं नहीं पढ़ पाता उतना किताबें। पर्टिकुलर भगवत गीता की बात नहीं है, किताबों की बात है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो थोड़ा सा उसमें भी इशू आता है। एनीवेज आदित्य, तो इट्स रियली अमेजिंग। मैं तो चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट को चलते हो, लेकिन ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट हमें पॉडकास्ट को वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। और एक चीज़ मैं बताना चाहता था प्लीज़ कि पुस्तकें तो वितरण करते हैं, जैसे कोई संस्थान है वो चाहती है कि हमारे यहाँ लोग आते हैं वो बांट सकें, तो हम उनके यहाँ भी भिजवा देते हैं जैसे जो क्वांटिटी चाहिए होती है, और इसका हम 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। ये पापा ने बजट बना रखा है, और जो आते हैं ऑफिस में या जिनको चाहिए हम वहाँ भिजवा देते हैं, ऐसा करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता या फिर बहुत सारी पुस्तकें हैं Okay. हिंद सनातन धर्म की। भगवत गीता है, गणेश अंक है, शिव जी की पुस्तकें हैं, हनुमान जी की हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए मैं आपको भेज दूंगा बाद में, और मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दूंगा जो भी चीज़ है। इफ़ दे वांटेड टू कनेक्ट दे कैन कनेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि मेरे फादर 9 स्टूडेंट्स की फ़ीस स्पॉन्सर करते हैं जिनके अर्निंग पेरेंट की डेथ हो गई है, और जो केस वेरीफाइड है पापा को ठीक लगता है, मतलब जो जिसमें जेन्युइन है जो केस, उसकी पापा 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ीस स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो सैल्यूट टू हिम। ये मुझे इंस्पिरेशन अपने फादर से भी मिलती है, और मैंने हाल ही में युवा की इंटर्नशिप करी थी जो कि सोशल इंटर्नशिप थी। युवा की इंटर्नशिप? युवा, ओके। तो यूथ यूनाइटेड फॉर विजन एंड एक्शन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉलेज विंग। हर कॉलेज में होता है, आई थिंक हर कॉलेज में होगा। तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मैंने फादर का इसलिए बताया कि समाज सेवा भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और करनी चाहिए। जो लोग कम फॉर्चुनेट हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और मैं भी इसमें कोशिश करूँगा या करता रहता हूँ कि मैं कैसे समाज के लिए कुछ कर सकूँ। मेंस मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं है। दादा अपने बेटे को नहीं बताता, घर में बाप होता है, बाप बाहर पूरे 12 घंटे क्या क्या झेल कर आता है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो ओनर की सुनेगा, अपने कलीग्स की सुनेगा, और अगर बिजनेस कर रहा है तो क्या लॉस चल रहा है, कैसे रोटेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, वो घर पर आकर जनरली डिस्कस नहीं करेगा। अपनी फैमिली पर वो एक शील्ड बन गया है कि अपनी फैमिली पर वो चीज़ें नहीं आने देगा। और घर में बेटा होता है, वो अक्सर बाप से कतराता है अपनी बातें शेयर करने में। ये हमारे समाज की भी समस्या है कि यूथ जो बेटा है उसकी ज़िंदगी में मेन प्रॉब्लम्स ये भी हो सकती हैं कि वो प्यार को लेकर परेशान है। तो हमारा समाज अभी उतना ओपन नहीं हुआ है। आज के टाइम में भी बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स से अपनी लाइफ को लेकर बात करने में। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स उतना ओपन बने कि उनको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो गलत गाइडेंस ना लें। हो सके तो आप उनको सही गाइडेंस दे पाएंगे। और तो उसी तरह बाप अपने बेटे को नहीं बताता, अपने बाप यानी दादा को नहीं बताता है, और बेटा अपने घर में नहीं बताता है। लड़के आमतौर पर शेयर नहीं करते, दोस्तों में भी मैंने सुना इसलिए नहीं करते कि मजाक उड़ सकता है और बाद में माहौल उड़े, इसलिए शेयर नहीं करते हैं। तो मेंस मेंटल हेल्थ ये कि मुझे लगता है काउंसलिंग लेने में कोई बुराई नहीं, काउंसलिंग ले सकते हैं। और दूसरा, ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप बातचीत कर सकें। मेंटल हेल्थ आपको संभालनी ज़रूरी है, और इस सब के ज़रिए में लड़कों के साथ ज़्यादातर ये होता है कि वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। जब उनकी मेंटल हेल्थ पर कुछ असर आ रहा है या वो परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि एडिक्शन उनको लगता है कि नशा जो है, नशा करेंगे वो उससे उनको प्लेजर मिलेगा या अच्छा लगेगा। दोस्त इंट्रोड्यूस करा देते हैं अक्सर, तो वो नशा कब आदत में बन जाता है, लत लग जाती है, वो उनको पता नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग इसको कूल समझते हैं। आप अगर इफ़ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, इसको कूल माना जाता है। जी। ये चीज़ आई थिंक इस पे
एज ए सोसाइटी हमें वर्क करने की नीड है। मुझे लगता जो है चीज़ सच में कूल है उसको अनकूल माना जाता है, लेकिन जो अनकूल है उसको कूल माना जाता है। मुझे लगता है कि लड़कियां बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेती हैं, मगर लड़के जिन पर जिनसे बातचीत रेगुलर है उनसे बहुत जल्दी उन पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करके मैनिपुलेट हो जाते हैं या कन्विंस हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर दोस्ती में संगति में उठना बैठना ही उनको नशे की लत लगाता है, जो कि अच्छा नहीं है। एब्सोल्युटली। आदित्य भाई, थैंक यू सो मच आपको इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। मैं तो चाहता हूँ और एक्सटेंड करूँ, लेकिन एक और पॉडकास्ट मुझे शूट करना है, तो आई हैव टू। फिर मैं आपको फीचर करूँगा, फिर मैं चाहूँगा नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट एडिशन जो आ रहा होगा पॉडकास्ट का, आप उसमें वुड लव टू फीचर यू वंस अगेन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे जानना है, डिस्कस करना है। तो एंड में मैं चाहूँगा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको? जी, मुझे इस पॉडकास्ट में सबसे पहले बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहली बार लगभग 5 मिनट के लिए मिले थे, और आज जब बात करा तो व्यक्तिगत रूप में मुझे आपसे बात करके और भी अच्छा लगा। एक होती है वाइब जो मिलने से पहले मैच हो जाती है, और दूसरा होता है मिलने के बाद हम क्या बातें करते हैं, तो पता चलता है कि आप दिल से बहुत साफ़ इंसान हैं, और जैसे कि आप कनेक्शंस और रिलेशंस में बहुत विश्वास रखते हैं मेरी तरह। और ख़ासकर आप ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप उन लोगों को बुला रहे हैं जो क्रिएटिव हैं, ऐसा है ना, जो क्रिएटिव हैं आप उनको स्पेशली बुला रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप स्पेशली उस फील्ड में भी फोकस कर रहे हैं, उस फील्ड में फोकस कर रहे हैं, सॉरी। तो मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, वो भी सब आप अपने कॉलेज के साथ कर रहे हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं मेरी तरह। मैं सोचता हूँ मैं कब टाइम निकालूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मगर आप चीज़ों को एक्शन में ला रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आकर, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें शेयर करी, बहुत ज्ञानवर्धक बातें शेयर करी, और आपसे भी बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिला। और साथ में मैं बहुत लोगों तक आपकी और अपने ज़रिए आपके YouTube चैनल के माध्यम से हम बहुत लोगों तक पहुंचेंगे, मेरे विचार बहुत लोगों तक पहुंचेंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार तहे दिल से। माय प्लेजर आदित्य। फिर हम लोग मिलेंगे पॉडकास्ट से। थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू।